हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे दोस्त, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रूलिंग द कंट्री साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट से। ठीक है भाई। तो डे नंबर 3 है, इसमें इसको वन शॉट में पूरा आज निपटा देंगे। टेंशन नहीं लेना, बिंदास के बस पढ़िए। और मेरे भाई देखिए, जो इसमें थोड़ा सा कुछ बच्चे मेरे को कमेंट किए थे सर, मतलब मैसेज वगैरह किए थे सर, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया कीजिए, कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो रहा था। मैं थोड़ा सा इसमें आपका कंटेंट ज़्यादा लेकर आया हूँ, ठीक है, लेकिन वो सारे कंटेंट जो आपके एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इसका जो हमारा टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले पढ़ेंगे दीवानी राइट क्या है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट क्या है, मालवाड़ी क्या है, महलवाड़ी क्या है, और करैतवाड़ी क्या है, फिर इंडिगो स्टडी, नील सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम ये है। ये देखो, ये चैप्टर को जनरली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका ये वाला सिस्टम कि दीवानी राइट है ना, इसमें जो रेवेन्यू वगैरह था उसको इंक्रीज करना है। दीवानी राइट क्या था, परमानेंट सेटलमेंट क्या था, मतलब ये मिला कहे तो खेती बाड़ी से रिलेटेड था, खेती वगैरह से रिलेटेड था। फिर आप आएंगे यहाँ पे, ये भी खेती से रिलेटेड था, लेकिन ये कैसे किस टाइप की खेती से, मेरे भाई इंडिगो है ना, इंडिगो से रिलेटेड था ये। ठीक है, तो ये दो पार्ट है आपके इस चैप्टर का। इन्हीं दो पार्ट के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं, और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं आपका आज का चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकेप करवा दूं सेकंड चैप्टर। उसमें हमने क्या पढ़ा था, बैटल ऑफ बक्सर तक हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश था वो जीत चुका था, और जो शाह आलम थे वो हार चुके थे। तो भाई शाह आलम कौन थे भाई, मुगल एम्पायर थे। जब वो हारे तो 1764 कितने 1664 की बात हो रही है। ठीक है, 1664 में होता बैटल ऑफ बक्सर। तो जब वहां पे हारा तो भाई एक टेरिटरी हुआ था, टेरिटरी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है 1765 में। इस टेरिटरी में जो शाह आलम सेकेंड थे, उन्होंने क्या किया कि जो दीवानी राइट हुआ करता था वो किसको दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, अब वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल चुका है तो अब वो क्या करेगा, तो उसी को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, समझ में आया बैकग्राउंड। चलिए मेरे भाई देखो, मैं जहां स्टार्ट पढ़ने लगा तो प्लीज उसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए देखो, आफ्टर गेटिंग द दीवानी राइट, जब दीवानी राइट मिल चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो मेरे भाई वो क्या बन चुका था, बिकम द रूलर ऑफ कहाँ का, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला था, तो 12 अगस्त 1765 में मिला था। किसने दिया था भाई, मुगल एम्पायर, किसने, शाह आलम सेकेंड ने दिया था। और जब इसको ये चीज मिला तो कंपनी क्या बन चुकी थी मेरे भाई, रूलर बन चुका था। अब यहाँ से उसका रूल स्टार्ट होगा। अब तक तो वो व्यापार ही कर रहा था, लेकिन जब उसको दीवानी राइट मिला तो वो उसके बाद क्या बन चुका मेरे भाई, रूलर बन चुका। ठीक है, और ये किसके मतलब कि उसमें कौन था, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह का टेंट वगैरह लगा था। ये सारा कुछ गिवन है, टुक प्लेस इन द रॉबर्ट क्लाइव टेंट विद द फ्यू इंग्लिश थे और कुछ इंडियन विटनेस वगैरह वहां पे मौजूद थे जब ये चीज मिला था। ठीक है, अब ये समझते हैं कि भाई आखिर दीवानी राइट ऐसा क्या था कि जो मिलते ही भाई ये रूलर बन चुका है। समझ रहे हो, दीवानी राइट में आखिर ऐसा क्या था, क्या जादू था कि मिलते ही भाई वो रूलर बन चुका है। कहाँ आया था व्यापार करने के लिए और बन चुका रूलर भाई, कब, जब दीवानी राइट मिला। अब उसी को समझते हैं। ठीक है, अब दीवानी राइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीवानी राइट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं वन वर्ड में, तो दीवानी राइट ही मेरे भाई सब चीज था, है ना। ये इसका मतलब ये दीवानी राइट ऐसा था कि भाई ये आपका किसी भी किसान वगैरह से किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स अगर लेना होता था तो वो दीवानी राइट के अंदर ही लिया जाता था। कोई भी रेवेन्यू वगैरह, कोई भी टैक्सेस वगैरह, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब सिविल जस्टिस वगैरह, किसी को कोई इंसाफ देना है तो वो भी किसके अंदर हुआ करते, एक अदालत मान लो, एक जगह मान लो, एक ऐसा सिस्टम मान लो जिसके अंदर सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जिसके अंदर सारा का सारा जस्टिस होता है। वो सिस्टम कौन सा था, दीवानी राइट था। तो वो समझ में आया था, इसीलिए भाई क्योंकि सारा पावर ही इसी के अंदर था। इसके मतलब पैसा ही तो सब चीज है मेरे भाई, अगर पैसा नहीं तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। तो पैसा किसके अंदर था, दीवानी राइट था। पैसा किसको मिल चुका, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन वो कौन था मेरे भाई, वो आया था ट्रेड बन के, व्यापार बन के, लेकिन करने लगा अब रूल। अब देखते हैं दीवानी राइट है क्या। देखो, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, इसमें क्या था भाई, जो कलेक्ट रेवेन्यू वगैरह किया जाता था इसमें, और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस वगैरह इसके अंदर दिए जाते थे। अब देखो, जब दीवानी राइट मिला तो कंपनी के पास दो चीज आ चुके थे, एक तो इसके पास पावर आ चुका था ऑलरेडी, और इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आ चुके थे। किस टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो पावर आ चुका है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है बताओ जब दीवानी राइट मिला तो कंपनी के पास क्या क्या आ चुका था, तो ध्यान रखना, एक तो पावर आ चुका था और दूसरा उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका था। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर देखा जाए तो टैक्स को कलेक्ट करना। अब ये किसकी जिम्मेदारी हो चुकी थी मेरे भाई, ये कंपनी की जिम्मेदारी हो चुकी थी। पहले किसका था, पहले ही मुगल एम्पायर का था, लेकिन अब किसकी हो चुकी है, कंपनी की जिम्मेदारी हो चुकी है। और उसके बाद इसको देखना है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को देखना है कि भाई कहाँ पे कैसा रूल वगैरह चल रहा है, वो सारा चीज इसी को अब हैंडल करना होता है। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब, जब दीवानी राइट उसे मिल चुका उसके बाद। अब थोड़ा सा देखते हैं
कि जब दीवानी राइट इसको मिला तो कंपनी क्या बन चुका भाई, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। तो इसके अंदर इसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबल था, इसके अंदर क्या क्या इसको करना था, उसको समझते हैं। किसके अंदर, दीवानी राइट के अंदर। सबसे पहले इसको एडमिनिस्ट्रेटिंग लैंड, पहला वर्ग ये था इसका। दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन, रेवेन्यू कलेक्शन। तीसरा वर्ग आप देखेंगे तो इंश्योरिंग इनफ इनकम टू मीट एक्सपेंसिव, मैनेजिंग ट्रेड, बाय एंड सेलिंग। ये चार किसका काम था मेरे भाई, रिस्पॉन्सिबल अब हो चुका था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब, जब इसको दीवानी राइट मिला उसके बाद। आई होप कि आपको इतना सा बैकग्राउंड समझ में आया। अब मेरे भाई ये बताओ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था, ये व्यापार, देखो समझ ध्यान में रखना, ये अब तक व्यापार है, भले ये रूलर बन चुका, लेकिन इसका दिमाग जो बुद्धि जो रहेगा किस टाइप का रहेगा मेरे भाई, व्यापार टाइप का ही रहेगा ना। व्यापार का क्या काम होता है, व्यापार के पास आप कभी भी जाते हो, उसका बस एक ही चीज से मसला होता है भाई, उसको फायदा चाहिए, बस फायदा फायदा फायदा। लोगों का नुकसान हो रहा कुछ हो रहा, उससे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको बस फायदा चाहिए। व्यापार लोगों को बस अपने फायदा से ही मतलब होते हैं। तो ये भी कौन थे, व्यापार थे, तो इसको भी क्या चाहिए, बस फायदा चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो इन्होंने क्या किया मेरे भाई, इसका एम अब बन चुका था, जब दीवानी राइट मिला इसका एम क्या बन चुका था कि इनकी रेवेन्यू को, जहां पे टैक्स मान लेते हैं 10 रुपया था, वहां इन्होंने टैक्स लगा दिया 20 रुपया, कहीं लगा दिया 25 रुपया, कहीं 30। इन्होंने क्या किया भाई, फायदा के लिए इन्होंने इंक्रीज कर दिया रेवेन्यू को। और इसके यहाँ इंडिया से जो सामान मिलता था पहले 1000 रुपये में, मान लेता हूँ 1000 ज्यादा मान लेते, कोई सामान मिलता था 100 रुपीज में, वो यहाँ से खरीदने लगा 50 रुपये में, और इसको बाहर ले आके बेच रहा था लाखों रुपये में। ठीक है, समझो यहाँ पे। तो एक सबसे पहले क्या किया उसने भाई, रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया। ठीक, और इन्होंने जो सामान भाई यहाँ ठीक ठाक दाम में मिल रहा था, वो चीज हुआ सस्ते में भाई। आप तो पावर उसी का है, तो वो जितने में चाहे खरीद सकता है, तो वो यहाँ पे सस्ता में खरीद कर बाहर में ले आकर महंगे दाम में बेचा करते थे। ये दो बहुत खतरनाक चीज इन्होंने किया, जिसके वजह से क्या हुआ मेरे भाई, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या आने लगा, क्राइसिस आने लगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस आने लगा। कहाँ पे, बंगाल के अंदर। अब थोड़ा सा समझते हैं, एक बैकग्राउंड आपको समझना है इसके लिए, छोटा सा है। पहले देखो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी अर्लियर, उसका आफ्टर, जब ये दीवानी बना, ठीक है, दीवान जब बन चुका ये, तो पहले जब ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये क्या करते थे भाई, यहाँ पहले भी इनका काम व्यापार करना था, है ना, ऐसा तो नहीं अभी है, पहले स्टार्टिंग से ही वो ट्रेड क्या करते थे यहाँ पे। तो पहले जो आते थे, तो ये कुछ भी अगर सामान लिया तो उसके बदले में ये क्या दिया करते थे, गोल्ड दिया करते थे। अरे गोल्ड नहीं, अरे गोल्ड भैया, का लिख रहे हो भाई तुम, अरे रुको रुको जरा, है ना, गोल्ड दिया करते थे मेरे भाई, और इसको सिल्वर दिया करते थे। ठीक है, इसको, जिससे सामान खरीदते थे, देन इससे सामान खरीदते थे और इसको ले आके बाहर अपने देश में ले आके बेच दिया करते थे। समझ में आया, स्टार्टिंग की बात हो रही है। लेकिन लेकिन जब इसको दीवान का राइट मिल चुका, तो अब भाई ये बंगाल है, बंगाल का ट्रेडर वगैरह हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको दीवान मिल चुका है, तो ये क्या करते थे, ये ट्रेड वगैरह से यहाँ पे टैक्स लेते थे। आपको दीवान के अंदर इसका टैक्स आ रहा है, इसी टैक्स से ये सामान खरीदा करते थे, इसी टैक्स से इन्होंने सामान खरीदा, और इस सामान को उन्होंने कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया था। देखो है मेरी बात, अब यहाँ पे समझो, स्टार्टिंग में चलो इसको, इससे कुछ खरीद रहा था, एटलीस्ट बाहर से तो सोना और चांदी आ रहा है, फायदा कुछ न कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको एज ए दीवान मिला, जब इसको दीवानी राइट मिला, तो भाई यहीं के पैसे से यहीं का सामान खरीद के इसको बाहर भेज रहा था। नुकसान अल्टीमेट किसका होगा, तुम खुद बताओ ना, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बंगाल का नुकसान होगा, इंडिया का नुकसान होगा। तो ये काम ये जब करने लगे, तो क्या होने लगा भाई, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगा इंडिया में। बिल्कुल भाई, आप यहाँ का सामान है तो भाई एटलीस्ट यहाँ एक तो यहीं का पैसा लेके, तो वो तो ठीक है, पर सस्ते में खरीद रहे हो, तो भाई नुकसान तो होगा ही यहाँ के लोगों का, और उसको बाहर भेज रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे जब ऐसा होने लगा भाई, ये काम इसका बहुत टैक्स बढ़ाने लगे। एक तो इन्होंने लैंड पर टैक्स बढ़ा दिया, और सामान वगैरह का सिस्टम मैंने बताया, यहीं के पैसे से यहीं का सामान वो भी सस्ता में खरीद कर बाहर भेजा करते थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया बंगाल के अंदर। तो जब ये चीज फिर मतलब कि देखो यहाँ पे फिर क्या क्या होने लगा, जो यहाँ पे आर्टिसन वगैरह थे, जो सामान वगैरह कुछ बनाया करते थे, वो क्या करने लगे भाई, उन्होंने क्या करने लगा, मतलब कि जगह को छोड़ के बाहर जाने लगा, डिक्लाइन वगैरह होने। फिर उसका जो एग्रीकल्चर वगैरह थे, उसके बहुत ज्यादा हाई टैक्स होने लगा। तो भाई जो एग्रीकल्चर था वो भी कोलैप्स वगैरह होने लगा। ये दो तीन, तो एग्रीकल्चर और एक जो आर्टिशियन थे वो भी छोड़ने लगे सामान, मतलब इस जगह छोड़ने लगे। और साथ के साथ उन्होंने क्या करना, काम करना बंद कर दिया भाई। उसको फायदा, तुम मुझसे जबरदस्ती, देखो, फोर्स टू सेल गुड एट अ वेरी लो प्राइस, तुम उसको जबरदस्ती, तुम उससे सस्ता में सामान खरीदोगे भाई। जो इंसान उस सामान को 1000 रुपया बना रहा, तुम उसको 800 में, भाई 1 रुपया उसको फायदा नहीं होगा, क्यों कोई काम करेगा यार, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो काम ये करने लगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ है, बंगाल के अंदर क्राइसिस आने लगा। समझ में आया। अब देखो, ये एक तो ये वाला सिस्टम, ये तो मसला था ही बच्चा, जैसे है ना, बंगाल में ये वाला प्रॉब्लम था। और क्या होने लगा भाई, 1770 में बहुत ही खतरनाक एक फेमाइन आया, जिसको हम क्या कहते हैं,
ट्रेबल फेमाइन है ना, ट्रेबल फेमाइन आ गया किसके अंदर, बंगाल के अंदर, जिसके अंदर मेरे भाई बहुत ही ज्यादा जो बंगाल के लोग थे बेचारे, लगभग 10 मिलियन लोग वहां पे डेथ कर गए। मतलब ये कि देखो वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे ये आपसे पूछा जाता, बताओ ये फेमाइन कब आया था, 1770 में आया था। इसमें कितने लोग का डेथ हुआ था, लगभग 10 मिलियन, वन थर्ड का मतलब कि 100 में से 75 लोग मर गए। सोचो यार कितना खतरनाक, उससे आप इमेजिन करके देखो तो आपको रोना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, लेकिन ये कौन था भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार, उसको इन सब चीज़ों से कहाँ लेना देना था, कहाँ फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ा यार उसको, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको तो बस फायदा चाहिए, कंपनी है, व्यापार है, व्यापार है, उसको क्या चाहिए, फायदा चाहिए, उसको बस नफा नुकसान से मतलब है, कौन मर रहा कौन जी रहा, किसको क्या दिक्कत है, उसको कोई लेना देना है, उसको बस फायदा फायदा फायदा। फिर इन लोगों ने क्या किया भाई, बैठा अपना बैठक वगैरह बुलाया, चलो भाई आओ यार ऐसी ऐसी बात है, देखो ऐसा हो गया है ना। तो उन्होंने क्या किया कि न्यू सिस्टम लाया जिसको कहा गया है परमानेंट सेटलमेंट है, न्यू सिस्टम लेकर आ गया जिसको कहा गया है परमानेंट सेटलमेंट। और आपसे इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ ये कब आया था, 1793 में। देखो फेमाइन कब आया था, 1790 में, जस्ट कितना 23 साल के बाद इन्होंने लेकर आया परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद आपसे पूछा जाता कौन लाया था भाई, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। तो ध्यान रखना ये दो नाम, आपसे पूछा परमानेंट सेटलमेंट कब लाया था, लॉर्ड कॉर्नवेलिस लाया था। कब लाया था मेरे भाई, वो तो बताओ जल्दी, कब लाया था, 1793। अगर स्टेटमेंट वाइज पूछ ले कि ये क्यों आया था, रीजन आपको समझ में आया कि क्योंकि जो है मेरे भाई उन्होंने ये सारा सिस्टम इसका फेल हो चुका था, और फेमाइन आने के बाद बहुत ही ज्यादा क्राइसिस हो चुका था, बहुत से लोग मर चुके थे, है ना, एग्रीकल्चर कॉलेज से हो चुका था। ये सारा होने के बाद आप सोचा भाई इसको तो पैसा चाहिए, इसमें से ये लेकर आया था परमानेंट सेटलमेंट। आप समझते हैं परमानेंट सेटलमेंट है क्या। सबसे पहले इस सिस्टम में इन्होंने क्या किया, देखो 1793 में आया, जो राजास वगैरह हुआ करते उस समय, जो तालुकदार वगैरह हुआ करते उन्होंने उसको क्या बना दिया, जमींदार। आपसे पूछा जाता बताओ जमींदार कौन थे, जमींदार जो थे उस जमाने के जो राजा थे, जो तालुकदार से, वही जमीन उसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया भाई, आज से तुम जमींदार हो, ठीक है, आज से तुम्हारा राजा का पद छीन लिया जाता है और तुम्हें जमींदार बना दिया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसे जमींदार बना दिया। अब देखो जमींदार के पास इन्होंने 2-3 काम दे दिया भाई, तुम्हारा काम, जमींदार का क्या काम रहेगा, तुम घर घर जाओ, है ना, घर घर जाओ, टैक्स कलेक्ट करो, घर घर जाओ टैक्स कलेक्ट करो, और टैक्स कलेक्ट करके किसको लाके दोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाके दोगे। समझ में आया, जमींदार बनाया, जमींदार को उन्होंने क्या कहा, तुम घर घर जाओगे, टैक्स कलेक्ट करोगे, टैक्स कलेक्ट करके लाके ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे, ठीक। और ऐसा नहीं कि भाई जितना आया उतना, नहीं वैसा टैक्स नहीं, ये जो थे मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने इसका फिक्स कर रखा था टैक्स का, भाई तुमको इतना ही रुपया देना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर तुम इससे कम पैसा दोगे तो तुम्हारा जमींदारी छीन लिया जाएगा। समझ में आ रहा बात कुछ, तो आप समझते हैं। देखो तो जमींदार का क्या काम था मेरे भाई, एक ही घर घर जाते थे, ये टैक्स कलेक्ट करते थे, उसका जो जो इन्होंने फिक्स कर रखा था रेवेन्यू, वो कंपनी को ये दिया करते थे, यही कहलाता है हमारा परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब जमींदार बेचारा बेचारा आप क्या करे, तो मान लेते हैं जमींदार को दिया उन्होंने कहा, सब एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपया मुझे ला के देना है ना। उन्होंने कहा भाई तुम 1 लाख रुपया लाओ, चाहे तुम जैसे भी लाओ, तुम्हारा काम है, तुम्हें लेके आना है। अब भाई वो घर घर गया, कोई बंदा ना भाई मेरे पास पैसा नहीं, भाई दे दो यार, अरे भाई 10 रुपया दे दो, अरे भाई 5 रुपया दे दो, अरे 2 ही रुपया दे दो, प्लीज दे दो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मेरा जमींदारी छीन लेगा। समझ रहे हो, राजा से यार कहाँ बन गया, कहाँ राजा एकदम घर में बैठ के अय्याशी करते थे, मतलब समझ, राजा 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 का वर्ड फीलिंग आ रहा कि अपना घर में बैठ के एकदम मस्ती कर रहा, कोई मसला नहीं भाई, पैसे आ रहे हैं। तो अब उसको घर घर जाना पड़ता था भाई, अरे भाई दे दो यार, 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, कंपनी वाला मुझे मार के भगा देगा, अरे भाई दे दो यार, समझ कुछ इस तरीके से उसका हाल हो चुका था। ये चीज आपको रिलेट करूंगा मैं आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हाल हो, हर घर घर जाते भाई दे दो यार, प्लीज दे दो, अरे भाई अरे 5 रुपया दे दो, नहीं नहीं, अब जिससे 10 रुपया है तो भाई 10 रुपया देना, अरे ठीक है 2 ही रुपया दे दो, ठीक, अरे 1 ही रुपया दे दो, लेकिन दे दो यार, नहीं तो मुझे कंपनी वाला मार के भगा देगा, मेरा वो मतलब जो जमींदारी सिस्टम उसे छीन लेगा। अब देखो यहाँ ये समझते हैं कि इस सिस्टम में जो कंपनी था उन्होंने ये सिस्टम क्यों लाया था, उसका इसका क्या क्या बेनिफिट होता ना भाई, व्यापार था तो उसको बेनिफिट चाहिए, तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को इससे कैसा कैसा बेनिफिट हो सकता है। उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट लेकर आ जाऊं, हर साल हमें पैसा आएगा, है ना, मान लेते हैं हर साल इसको 1 लाख रुपया, तो आप 1 ही लाख रुपया ले, वैसे उन्होंने बहुत ज्यादा लगाया था, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। हर साल 1 लाख रुपया कंपनी को आएगा, और ना ही इसको कुछ काम करना, ना ही घर घर जाना, अपना बैठा रहेगा भाई, इसको 1 लाख रुपया ला के कौन देगा, राजा वगैरह ला के देगा, मतलब जमींदार ला के देगा। तो यहाँ पे क्या है, रेगुलर इनकम आएगा। अब देखो इन्होंने इसमें एक चीज और कहा था भाई, ये जमींदार का एक तो काम था टैक्स कलेक्ट करना, और दूसरा काम इसका क्या था
कि जो भी लैंड वगैरह है, जो भी ज़मीन वगैरह है, उसको इन्वेस्ट करो उसके अंदर, तुम उसको इम्प्रूव करो ताकि उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ये काम भी किसका था मेरे भाई? ज़मींदार का था। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई? आपको ये सिस्टम तो चला नहीं, आपको पता था इसके क्या-क्या प्रॉब्लम है, उसको समझते हैं। अब ज़मींदार भाई राजा था, उसको पैसे की तो लालच होती है हर किसी को, तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई? उन्होंने ज़मींदार ने इन्वेस्ट नहीं किया लैंड को इम्प्रूवमेंट करने में, और ज़मींदार जो टैक्स थे, ज़मींदार टैक्स ज़्यादा लगा दिया करते थे किसके अंदर? जो किसान वगैरह थे उनको, कि भाई तुम्हें इतना ज़्यादा टैक्स देना है। और ज़मींदार केयरलेस हो चुका है ना, गिविंग लैंड टेंड एंड को, मतलब कोई इसको कोई ज़िम्मेदारी था ही नहीं भाई, बस उसको पैसा लेना है। ये बेचारा, ये जो इसको बेचारा क्या बोले भाई, ये किसान बेचारा को लूटना स्टार्ट कर दिया इसे है ना? तो अब समझो इसको, मैं थोड़ा-सा और एक चीज़ समझा दूँ इसमें। यहाँ यहीं पे देखते हैं, जो ज़मींदार था ना, वो जब घर टैक्स से लिया जाता था भाई, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बोला था भाई तुम्हें 1 लाख रुपया ला के देना है, लेकिन ये फिक्स था। अगर तुम इसका मतलब क्या था, अगर तुम 2 लाख रुपया भी अगर तुम जमा कर लो, तो फिर भी हम तुमसे कितना लेंगे? 1 ही लाख रुपया लेंगे, ठीक है? लेकिन भाई ये ज़्यादा राजा भाई, है ना? तो ये क्या करने लगा, ये अपना दिमाग लगाया भाई, चलो ऐसी बात है ना, हमें तो उसे 1 ही लाख रुपया देना है ना, तो हम जुगाड़ ऐसा लगा देते हैं, हम किसानों सबसे 2 लाख रुपया जमा कर लेते हैं। तो इस वजह से उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया भाई, किसानों वगैरह से। ये देखो, राजा किसान के ऊपर टैक्स लगाया करते थे, तो ये टैक्स ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेट प्रॉब्लम किसको हो रहा है मेरे भाई? किसान को हो रहा है। अल्टीमेट फ़ायदा किसको हो रहा है? ज़मींदार को इसमें फ़ायदा ज़्यादा होने लगा, क्योंकि 1 लाख रुपया इसको देना और 1 लाख रुपया किसके लिए बच रहा है? ज़मींदार के लिए बच रहा है। तो ये सिस्टम कहीं न कहीं फेल हो गया, ठीक है? ये सिस्टम कहीं न कहीं आपका फेल हो गया। तो अब ये समझते हैं कि फिर जब ये सिस्टम फेल हो गया, तो अब फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो सोचने लगा अब क्या सिस्टम लाए? तो फिर इन्होंने कुछ नया सिस्टम लाया, उस सिस्टम के बारे में समझे। देखो, बाय 19th सेंचुरी द कंपनी इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो अब अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो भाई अगर 2 लाख रुपया भी जमा कर रहा है, तो 1 लाख रुपया फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को और 1 लाख रुपया तो ज़मींदार को मिला, तो कहीं न कहीं ये वर्क सही से नहीं कर रहा है। उसका द कंपनी नीड, ये कंपनी को जो था मेरे भाई, इसको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था, इसको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था, ठीक है? तो इन्होंने फिर फेल्ड कुड नॉट फिक्स परमानेंट इकोनॉमी, देखो फिर इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को हटा दिया। सिंपल वर्ड में जान लो कि जब कंपनी को रियलाइज़ हुआ भाई, ये जो मैं परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया हूँ, इससे मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको क्यों मोर रेवेन्यू चाहिए था, जिसकी वजह से उसने इस परमानेंट सेटलमेंट को हटा दिया। फिर ये लेकर आते हैं महलवारी सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, महलवारी सेटलमेंट, जिसको अब इसमें आपको देखो मेरे भाई, डायरेक्ट आपसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसमें। सबसे पहले आपसे पूछता है कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई, है ना? हॉल्ट मैकेंजॉय ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और ऐसे डेट पूछता है भाई, कब? 1822 में हुआ था ये। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है कि बताओ, ये कौन से रीजन में, इंडिया के कौन से रीजन में ये सेटलमेंट आया था? आपको ध्यान रखना, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में आया था, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट में आया था, कहाँ? बंगाल में, जो कि उत्तर प्रदेश वगैरह जहाँ पे पड़ता है। अब इसको समझते हैं। अब आई होप कि आपको परमानेंट सेटलमेंट समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब समझते हैं महलवारी सेटलमेंट क्या था मेरे भाई। महलवारी सेटलमेंट में क्या था, जो विलेज है, विलेज को देखो यहाँ पे, जो महलवारी मतलब महल, महल मतलब हुआ विलेज, तो महल का मतलब यहाँ पे विलेज। आपसे पूछा जाता है बताओ महल का मतलब क्या, तो महल का मतलब है विलेज। विलेज को इन्होंने महल कहा। वाज जो है ना, वाज कंसीडर बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। इन्होंने इसको क्या कंसीडर किया, बेसिक यूनिट किया सोसाइटी का। तो इसके अंदर इसे क्या करते थे, जो भाई इसके अंदर एक कलेक्टर जो हुआ करते थे, वो विजिट करते थे गाँव में, और यहाँ पे जो भी जमीन वगैरह था उसको वो मापा करते थे। पहले पता करते थे किसके पास कितना जमीन है, फिर उसको मेजर क्या करते थे, फिर उसके बाद उस पे उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर रखा था, ठीक है। द रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट वाज एस्टिमेटेड एंड एडेड अप द होल विलेज। अब देखो यहाँ पे इसमें ये चीज सबसे पहले देखो, जो कलेक्टर है वो घर गया, है ना, हर घर घर जाके जमीन को उन्होंने नापा, जमीन को नापा, तो उसके बाद फिर वहां पे उन्होंने पूरा विलेज का, ये पूरा एक गांव है मान लेता हूँ, इस गांव में हर घर गया, है ना, हर घर गया, चलो भाई, है ना, ये घर गए हर जगह। तो ये सारा घर का जब जमीन नापा, तो इन्होंने देखा अच्छा यहाँ पे इतना जमीन बेचा, तो उन्होंने ये पूरा गांव का ही इस बार आप क्या किया भाई, रेवेन्यू को फिक्स कर दिया कि भाई ये पूरा गांव मिला के हमें इतना रुपया देगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी जमींदार वगैरह इन्वॉल्व नहीं थे, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाता है क्या इसमें कोई जमींदार हुआ करते, नहीं, इसके अंदर कोई जमींदार नहीं था। इसके अंदर जो गांव के लोग हुआ करते थे, वही क्या क्या करते मेरे भाई, वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा दिया करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट पैसा दिया करते थे। और इसके अंदर कुछ ऐसा भी नहीं था कि भाई फिक्स हो करते, इसके अंदर कोई भी फिक्स रेवेन्यू नहीं था, इसके अंदर कोई भी जमींदार इन्वॉल्व नहीं थे। हर साल ये रिवाइज हुआ करता था ना, हर साल 2 साल 3 साल में ये रिवाइज हुआ करते थे कि चलो भाई हाँ इस साल भी समझो, सिंपल वर्ड में समझो, जो सेटलमेंट था उसके अंदर जमींदार इन्वॉल्व था, उसके अंदर परमानेंट सेटलमेंट था, उसके अंदर एक फिक्स रेवेन्यू था। लेकिन महलवारी के अंदर कुछ भी
रेवेन्यू फिक्स नहीं था, वो हर साल चेंज हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। इसमें क्या था मेरे भाई, इसमें आपको 2 वर्ड सबसे पहले याद रखना है कि कौन लाया था भाई, कैप्टन अलेक्जेंडर हेड लाया था ये। उसके बाद और इसमें लेटर इसको बाद में डेवलप कौन किया था भाई, अगर पूछा जाए कौन लेकर इंट्रोड्यूस अगर पूछे तो आप बोलेंगे कैप्टन अलेक्जेंडर। फिर बाद में इसको और डेवलप, इसको और अच्छी तरह से इसमें सुधार किसने किया था मेरे भाई, थॉमस मुनरो। इस वजह से इसको कभी-कभी हम मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। इसको कभी-कभी किस नाम से जाना जाता है, मुनरो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। चलो इसको आप लिख लो, इसको ही क्या कहते हैं मेरे भाई, मुनरो सिस्टम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब इसमें समझते हैं ये कौन सा, ये साउथ इंडिया के अंदर जनरली लगाया गया था, ठीक है। इसका मेन फीचर क्या थे मेरे भाई, इसका मेन फीचर क्या था कि मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर, जो किसान जो कल्टीवेटर वगैरह जो खेती वगैरह क्या करते थे, उससे डायरेक्ट ये क्या क्या करते थे, सेटलमेंट क्या करते थे। हु टेल्ड द लैंड ईच फील्ड वाज केयरफुली मेजर एंड सर्वाइव। उसके बाद आप समझो यहाँ पे क्या है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी हुआ करता था, वो जाता था गाँव-गाँव जाता था, वो डायरेक्टली जो वहाँ के कल्टीवेटर हुआ करते थे, उससे डायरेक्टली सेटलमेंट कर लेते थे कि भाई तुम्हें इतना रुपया हमें पे करनी है, ठीक है। डायरेक्ट ये सिस्टम था इसमें। अब आते हैं कि अब क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ न्यू सिस्टम, है ना? न्यू सिस्टम मतलब इसके अंदर दोनों सिस्टम पढ़ेंगे, महलवारी एंड रैयतवाड़ी। इन दोनों के में क्या हुआ भाई कि देखो फेल टू डिलीवर एक्सपेक्टेड, जो इन्होंने अब भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो कौन था? जल्दी बोलो, ये था व्यापार। तो ये भाई इसको फ़ायदा चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं जितना फ़ायदा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो फ़ायदा इसमें उसको नज़र नहीं आने लगा, इस वजह से ये फेल हो चुका। अब देखो रेवेन्यू ऑफिसर जो था, तो वो क्या करने लगा भाई, इंक्रीज़ करने लगा इनकम को, फिक्स वेरी हाई रेवेन्यू। अब भाई अब इसका हर साल उसमें तो चलो परमानेंट सेटलमेंट एटलीस्ट इतना था कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपया ही देना है। लेकिन इसमें क्या करने लगा भाई कि इस साल तो भाई तुम्हें 1 लाख रुपया, अगले साल क्या पता 1,20,000 दे देते, उससे अगले साल 1,30,000, तो मतलब कि बढ़ाने लगा, इतना ज़्यादा बढ़ाने लगा भाई कि जिसकी वजह से सिस्टम भी उसका कोलैप्स कर गया। इतना ज़्यादा पेमेंट है जिसमें जो किसान वगैरह थे वो पे नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर मतलब जो लिविंग लैंड है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़मीन गाँव छोड़ने लगे, घर छोड़ के भागने लगे, अपने गाँव छोड़ के भागने लगे, ज़मीन छोड़ दिया, अंकल की खेती ही नहीं किया। तो भाई ये सारा नुकसान यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे होने लगा, ठीक है। विलेज वो डिज़र्टेड हो गया, तो समझ में आया। तो फिर उसके बाद जो ब्रिटिश वगैरह था, इसको फिर यहाँ पे थोड़ा-सा छोड़ना, मतलब कि क्या था, ब्रिटिश ऑफिसर हैड होप्ड टू क्रिएट ए रिच एंड इम्प्रेसिंग फार्मर। फिर मतलब ये कोशिश करने लगा, चलो ठीक है भाई, थोड़ा-सा इसको इम्प्रेसिंग वगैरह कुछ करने लगा फार्मर के बारे में। तो सिंपल ये 1 वर्ड में मैं आपको समझाऊँ, परमानेंट सेटलमेंट में क्या सिस्टम था कि भाई उसमें फिक्स रेवेन्यू था, और जो कि ज़मींदार को उसमें अल्टीमेट फ़ायदा ज़मींदार को ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। लेकिन महलवारी सिस्टम में क्या हुआ था कि भाई कुछ ज़्यादा ही हर साल के अकॉर्डिंग पे टैक्स जो था इंक्रीज़ कर दिया जाता था, जिसकी वजह से ये सिस्टम इसका नहीं काम चला। अब आते हैं मेरे भाई, थोड़ा-सा देखो ये आपका, जिसकी वजह देखो यहाँ पे क्या है कि भाई बट अपोजिट टू द हैपन है, वो मतलब कि जो यहाँ पे ब्रिटिश वगैरह हुआ करते, ये कुछ सोचते थे, कुछ ये इन्होंने कुछ और सोचा, लेकिन उसके अपोजिट होने लगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड डिक्लाइन, मतलब जो उन्होंने सोचा था क्या कि जो मतलब जो रूरल एरिया वहाँ पॉवर्टी डिक्लाइन वगैरह होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही होने लगा। लेकिन आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा सिस्टम, आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारे के सारे सिस्टम। लेकिन मेरे भाई आपको ये देखो, ये बॉक्स मैंने बना के लाया हूँ, इसके लिए आपको अच्छे से याद करके जाना है इस बॉक्स को। तो आपसे पूछा जाता है कि जो महलवाड़ी सिस्टम है वो कौन लाया था मेरे भाई, हॉट मैकजेर्स लाए थे। कब लाया था? 1822 में। कहाँ लाया था भाई? नॉर्थ इंडिया में लाया था। इसमें क्या कहता है, रेवेन्यू कलेक्ट होता था किससे? विलेज हेडमैन से, ठीक है। और ये साल-साल ये चेंज हुआ करते थे, ऐसा नहीं था फिक्स था। देखो ये 1 वर्ड में आप इसे याद कर सकते हो। मुंडो सिस्टम क्या था? मुंडो रैयतवाड़ी, ये साउथ इंडिया में लगाया गया था। इसमें सेटलमेंट हुआ करता था किससे? रईस हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद देखो बोथ सिस्टम फेल्ड क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड करने लगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट जो किसान वगैरह था भाई, वो डिस्ट्रेस होने लगे, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़ा-सा सेकंड पार्ट। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मेरे भाई आपको इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा। पहला पार्ट होता है कंप्लीट। अब आते हैं थोड़ा-सा इंडिगो के बारे में। तो देखो ये कहानी टाइप का है, इसको समझो, कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको टिक लगाऊँगा, उससे आप अच्छे से याद कर लेना। देखो ब्रिटिश रियलाइज़ करने लगा कि भाई जो कंट्री साइड है कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू बट प्रोड्यूस क्रॉप नीडेड इन यूरोप। अब देखो यहाँ पे जो इंडिया का क्रॉप वगैरह था ना, वो बहुत ज़्यादा डिमांडेड हुआ करते थे, कहाँ पे? यूरोप वगैरह में। तो ब्रिटिश को रियलाइज़ किया कि भाई ऐसा क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो सारा यहाँ पे क्रॉप वगैरह कल्टीवेट किया जाए, उगाया जाए, जो कि यूरोप में जिसकी ज़रूरत है, जिसकी नीड है, ताकि मैं यहाँ से सस्ते दाम में खरीदूँगा और बाहर जाकर बेच दूँगा। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि इन्होंने 2 क्रॉप को जनरली
मतलब कि देखो लेटर द कंपनी ट्राई टू एक्सपेंड कल्टीवेटेड ऑफ टू मेजर क्रॉप। आपसे पूछा जाता है कि बताओ जो ईस्ट इंडिया कंपनी था 18 सेंचुरी के करीब करीब उन्होंने कौन से दो क्रॉप को एक्सपेंड किया था कल्टीवेटर के लिए। तो ध्यान रखना ओपिनियन एंड इंडिगो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके एग्जाम के लिए, तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। लेकिन देखो ओवर द 150 ईयर ब्रिटिश फोर्स और इंडियन फार्मर्स ग्रो कम, तो ये मतलब यार जबरदस्ती ही क्या करते थे 150 साल तक, मतलब ये काम तो हुआ बहुत ज्यादा जबरदस्ती का, चलो भाई ये करो वो करो, समझ लो ये कुछ आप समझ सकते हैं लाइन, वैसा कुछ एग्जांपल है नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ मेजर क्रॉप हुआ करते थे इंडिया के अंदर, जो कि कहाँ पे डिमांड था, जिसका जिसका यूरोप में डिमांड था। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछा था इसको तो भाई याद कर लो अभी के अभी। आपसे पूछा था जूट की खेती कहाँ पे हुआ करती है मेरे भाई, बंगाल में। टी की खेती कहाँ हुआ करती थी, असम में। शुगर कैन की कहाँ होती थी भाई, यूनाइटेड प्रोविजन जिसको उत्तर प्रदेश बोला जाता है। उसके बाद वेट की खेती कहाँ होती थी, पंजाब में। कॉटन के भाई मेरे महाराष्ट्र एंड पंजाब में। राइस के मद्रास में। ये सारा आप याद कर लेना जो जो मेन है। तो ये क्रॉप देखो यहाँ पे क्या करता था, ग्रो कर दिया जाता था, फिर उसको सप्लाई कहाँ किया गया था, यूरोप इंडस्ट्रीज वगैरह में इसको सप्लाई करके वहाँ पे बेच दिया करते थे, मार्केटिंग क्या करते थे। तो ब्रिटिश जो डिफरेंट मेथड, बहुत सारा मेथड वगैरह यहाँ पे यूज करते थे। प्रेशर है उसका, फिर उसको मतलब कि ताकि ये इसके कंट्रोल में रहे, कौन कल्टीवेशन वगैरह सारा इसके कंट्रोल में रहे, बहुत सारा मेथड वगैरह वो यूज किया करते थे। फिलहाल आपको इसमें बस याद क्या करना है कि जूट की खेती कहाँ होती थी, टी की खेती कहाँ होती थी, शुगर की खेती कहाँ होती थी, वेट, कॉटन, राइस, ये सारा याद कर लीजिए। और जो मेन इंपोर्टेंट जो मेन क्रॉप था वो ओपिनियन एंड और क्या था, इंडिगो था। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो अब आते हैं डायरेक्ट इंडिगो के बारे में, है ना। इसके अंदर से ये सब में से इंडिगो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसमें समझते हैं। ये सब तो चलो अब देखो इंडिगो को क्यों लिए, देखो ये सब कहीं ना कहीं ठीक है, चलो भाई जो वेट वगैरह है, राइस वगैरह, इसमें तो मतलब अपना भी पेट भर रहा है और थोड़ा सा मतलब बेच भी रहा था, कहीं ना कहीं नुकसान नहीं था फार्मर के लिए। लेकिन जो इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिसको आप खा तो नहीं सकते हो, ठीक है, जिसको आप खा नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई चलो अगर वो, एक तो उसको खा नहीं सकते हो, और इसमें मेन नुकसान क्या था कि ये क्रॉप जिस खेती, मतलब मान लेते हैं ये खेत है, अगर यहाँ पे ये क्रॉप अगर मतलब कि एग्रीकल्चर कल्टीवेट कर दिया गया तो ये जो फील्ड है ये बंजर हो जाया करता है, मतलब कि इसमें फिर 1-2 साल तक कोई भी खेती वगैरह नहीं कर सकते, तो किसी और चीज की खेती। समझते हैं इसी चीज को। देखो टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रीड सच क्रॉप, इसको समझते हैं कहानी में कि क्योंकि देखो ये जो क्रॉप था ये मोस्ट अवेलेबल क्रॉप था कहाँ पे, यूरोप में। क्यों भाई, आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट वैल्यूएबल क्रॉप बताओ यूरोप के अंदर कौन सा हुआ करता था, आप क्या बोलेंगे, इंडिगो। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। और ये क्यों हुआ करता था, वाई, क्योंकि इससे ब्लू डाई किया जाता था कहाँ पे, यूरोप के अंदर। तो ये दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों हुआ करते थे भाई, कौन हुआ करते थे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इंडिगो। क्यों हुआ करते थे, क्योंकि यूरोप के अंदर इसको यूज किया जाता है डाई में, ब्लू डाई में। अब देखो कलर अंडर इट्स हिस्ट्री का क्या क्या हिस्ट्री था भाई। देखो दो टेक्सटाइल प्रिंट शो यूज इंडिगो ब्लू। देखो दो टेक्सटाइल आपको याद रखना है, एक था आपका कलामूर्ति प्रिंट और है मोरिस कंट्रोल। ध्यान रखना है ये जो कलामूर्ति प्रिंट है मेरे भाई ये आपका आंध्र प्रदेश में था, है ना, और ये इंडिया के अंदर की बात हो रही है। और ये सेकंड जो था मेरे भाई ये लेटर 9th सेंचुरी में बना था, कहाँ, इंग्लैंड में बना था। ये दो चीज आप अभी के अभी याद कर लीजिए कि दो इंडिगो टू टेक्सटाइल प्रिंट क्या करते थे, शो करते थे इंडिगो ब्लू को। अब बहुत ये दोनों को कहाँ यूज करते हैं मेरे भाई, ब्लू डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जो अब जो इंडिगो प्लांट वगैरह होता है ना, उससे जो ब्लू कलर निकलता था उसको यूज किया करते थे इन दोनों में। और देखो लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। आपसे पूछा जाता है कि बताओ सबसे ज्यादा जो सप्लाई हुआ इंडिगो का कौन से सेंचुरी में हुआ था। लार्जेस्ट सप्लाई जो हुआ मेरे भाई वो आपका 18th एंड 19th सेंचुरी में हुआ। तो कहानी बहुत है, लेकिन मैं आपको सारी चीज यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ जो कि एग्जाम में आएगी। अब देखेंगे अर्ली डिमांड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो इंडिगो प्लांट ग्रो बेस्ड इन, देखो आपसे पूछा जाता है बताओ इंडिगो प्लांट ग्रो कौन सी रीजन में होता है सबसे अच्छे तरीके से। तो कौन सी रीजन में होता है मेरे भाई, जल्दी से बोलेंगे, होता है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन में। तो ये भी आपका एक अपने आप में क्वेश्चन है, और आपको पता है जो इंडिया हमारा वो ट्रॉपिकल रीजन में ही है। इसलिए देखेंगे यहाँ पे जो 13th सेंचुरी की बात करते थे, इंडिगो वाज यूज इन क्लॉथ मैन्युफैक्चर। जो इंडिगो है वो क्लॉथ मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता था, कहाँ पे, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। लेकिन देखो इस क्रॉप को यूरोप के अंदर बहुत कम मतलब होता है ज्यादा रीच नहीं था, कहाँ पे, यूरोप के अंदर, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव था ये, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। अब आते हैं कि एक देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जो कि इंडिगो को टक्कर देने आएगा लेकिन दे नहीं सकता। कौन सा प्लांट है, तो वोड, है ना, वोड, WOAD। ये आपसे पूछा जाता है कि बताओ यूरोप के अंदर इंडिगो का कॉम्पिटिटर प्लांट कौन सा था, तो आप क्या बोलेंगे, वोड, WOAD। यूरोप के अंदर इंडिगो का कॉम्पिटिटर प्लांट कौन सा था, आप बोलेंगे वोड, ठीक। देखो यहाँ पे कि ड्यू टू हाई प्राइसेस ऑफ इंडिगो यूरोप यूज्ड अनदर प्लांट। अब बहुत ज्यादा देखो मेरे भाई
इंडिया के अंदर वो कुछ जो सिर्फ इंडिया के अंदर मिलेगा, एक तो ब्रिटिश उसको यहाँ से खरीद लिए और वो चले गए बाहर। लेकिन इंडिया वो मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, पैसा का होता है ना, बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे भाई, बहुत महँगा था वहाँ पे, क्योंकि भाई कुछ भी यूनिक चीज़ होता है ना उसका दाम ज़्यादा होता है, समझ आ रहा है? तो इस वजह से दाम ज़्यादा था, जिसकी वजह से कि जो वहाँ पे कुछ यूरोपियन वगैरह थे, तो वो इस चीज़ को खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो इसी वजह से वहाँ पे एक प्लांट वहाँ पे बना, मतलब कि आया, जिसको उन्होंने मतलब डिस्कवर किया वुड का। तो ये क्या था कि वुड ग्रो इन नॉर्थ इटली। ये कहाँ पे ग्रो किया था? नॉर्थ इटली में, साउथ फ्रांस में, जर्मनी में और ब्रिटेन वगैरह में, जो कि जनरली टेम्परेट रीजन है, वहाँ पे ये ग्रो हुआ करता था। तो इसका भी कलर जनरली ब्लू ही हुआ करता था। वुड प्रोड्यूस फेयर कम्बिनेशन फ्रॉम द इंडिया इंडिगो प्रेशर। देखो इस वजह से क्या होने लगा कि जो इंडिगो यहाँ से इंडिया से जाया करते थे यूरोप में, तो यूरोपियन ने उन्होंने क्या कर दिया, उसे बैन कर दिया ना, बैन कर दिया भाई, अब वहां से नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास खुद वैसा प्लांट है। बट लेकिन हुआ क्या मेरे भाई, इसका जो वुड, ये जो प्लांट हुआ करता है वुड, इसका जो जो प्रोड्यूसर था वो मतलब ना ब्राइटेड ब्लू था। ये खुद एक तो अजीब तरह का ब्लू वगैरह था, और था डल वगैरह था, मतलब कुछ खास नजर नहीं आता था। और इसको यूज क्यों क्या करता था मेरे भाई, कपड़े वगैरह में इसको यूज क्या करते थे, किसमें, कपड़े वगैरह का पेंटिंग वगैरह में इस प्लांट को यूज क्या करते, इंडिगो को। और बचपन में अगर आप कहानी अगर दादा वगैरह से पूछना कि दादा आपने कभी व्हाइट कपड़े में, व्हाइट कुर्ते में क्या आपने कभी नील डाला है, बोला हाँ भाई मैंने खुद डाला। आप तो मैं जब मैं छोटा था ना, जब स्कूल जाया करता था, तो व्हाइट में एकदम नील से तो मुझे डुबो डुबो के एकदम अरे येलो ब्लू ब्लू थोड़ा सा फीलिंग आती थी उस समय भाई, थोड़ा सा समझ रहे हो। तो आज से वो तो 18वीं सेंचुरी की बात हो रही है, 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है, उस समय तो और भी इसकी मतलब की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन इस प्लांट आपसे पूछा जाता है, बताओ इस प्लांट के साथ, वुड प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम था, है ना, आपसे पूछा जाता है क्या प्रॉब्लम था। सबसे पहले इसका ब्राइटर लाइट था, और ये पेल एंड क्या थे भाई, डल थे। इसका कलर कुछ खास नहीं हुआ करता, जिसकी वजह से जो यूरोपियन के लोग थे उन्होंने इसको थोड़ा सा पसंद कम किया। फिर से बना क्या, उसके बाद फिर से अगर आप देखेंगे, बाय 17th सेंचुरी यूरोप गवर्नमेंट लिफ्टेड बैन ऑन इंडिगो, है ना, मैंने आपको बताया कि इन्होंने इसे बैन कर चुका था। और जो अब इस प्लांट को छोड़ के, जो वहां पे यूरोपियन में जो कुछ यूरोपियन क्या करने लगे भाई, इंडिगो को ग्रो करने लगे, है ना, इंडिगो को कुछ ग्रो करने लगे। जैसे फ्रांस में आप देखेंगे, पुर्तगीज में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, ये सारा चीज कहाँ पे होने लगा मेरे भाई, ग्रो होने लगा इंडिगो भी यूरोपियन में। अब थोड़ा सा देखेंगे 18th सेंचुरी में फिर क्या हुआ कि भाई इंडिगो का डिमांड बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा भाई, वहां पे तो ग्रो हो ही रहा है। अब देखो सबसे पहले ये प्लांट से कंपटीशन हुआ है, ये प्लांट हार चुका है किसके कंपैरिजन में, इंडिगो के कंपैरिजन में। अब वहां के लोग सोचे भाई अब तो वहां का इंडिगो बैन हो चुका है इंडिया का, अब क्या करें, तो उन्होंने फिर वहां से इंडिगो खुद ही अपने ग्रो करने लगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ भाई, इंडिया तो ब्रांड है, तो इंडिया से कोई टक्कर ले सकता है क्या, कभी नहीं ले सकता यार। तो फिर क्या होने लगा, फिर इंडिया का डिमांड आने लगा। अब क्यों आने लगा उसी को यहाँ पे समझते हैं। तो लेटर 18th सेंचुरी डिमांडेड ऑफ इंडिगो इंक्रीज होने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, कहाँ के अंदर, ब्रिटिश के अंदर, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, बहुत सारा वहां पे कॉटन टेक्सटाइल बनने लगा। इसमें क्या था कि बहुत सारा कॉटन टेक्सटाइल बनने लगा, इंडस्ट्री बनने लगा, बहुत ही ज्यादा एकदम होता ना, ग्रो अप करने लगे। लेकिन उसके पास उतना ज्यादा वहां पे इंडिगो का होता है, ये सब में हुआ करता था, लेकिन कुछ खास यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं था। छोटे मोटे जगह के लिए ठीक है, छोटा मोटा यूज के लिए सही था, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फैक्ट्री बनने लगे तो उसको ये फुलफिल नहीं कर पाते थे। जिसकी वजह से क्या होने लगा, फिर इंडिया पे इन्होंने अच्छा आए भाई, चलो भाई ठीक, इंडिया वाले प्लीज हमें यार, हमें दे दो इंडिगो प्लीज, ठीक है मैं तुम्हारा बैन हटा देता हूँ, मुझे दो। तो कुछ इस टाइप से होने लगा, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे ग्रोइंग डाई है ना, जो क्लोथ वगैरह थे वो बहुत ज्यादा ही डाई वगैरह होने लगे थे, स्पेशली ब्लू कलर में। बट सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडिया एंड अमेरिका डिक्लाइन। जो मतलब वेस्ट इंडीज और जो अमेरिका था, उसका सप्लाई डिक्लाइन होने लगा कब, 1783 से लेकर 1789 तक बहुत ज्यादा कम होने लगा। क्योंकि उसमें भाई बहुत ज्यादा वार वगैरह चल रहा था, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह की वजह से वहां पे थोड़ा सा सप्लाई कम होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, क्या हुआ कि ब्रिटेन जो था वो फिर कहाँ पे आ गया, इंडिया आ गया। चलो भाई अब तुम ही हमें दो। तो फिर अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो 18th सेंचुरी हुआ था, वहाँ पे इंडिगो डिमांड बढ़ा रेपिडली। रीजन अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आई थिंक 2 बार रिपीट हो चुके हैं, ये भी मैंने बता दिया अभी जस्ट। अब देखो यहाँ पे जब इंडिया के अंदर ये चीज डिमांड बढ़ा, और यहाँ पे ब्रिटिश लोग यहाँ पे ऑलरेडी राज क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी, देखो अभी भी कौन है, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। तो इसको पता चला यार कि जो ब्रिटेन वगैरह थे उनका डिमांड अब बढ़ रहा है किसके, इंडिगो को लेके। और उसको पता था इंडिगो बाहर में क्या बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था। कहाँ पे, इंडिया मतलब आउट ऑफ यूरोप वगैरह में, आउट ऑफ इंडिया अगर जाएं तो
जो इंडिगो का जो डिमांड था ना इंडिया, जो मतलब बहुत ज़्यादा मैं यहाँ से सस्ते में खरीद कर जाते थे, वो बहुत महंगाई में बेचा करते थे। कहीं न कहीं ये सबको ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला, अरे भाई ऐसी-ऐसी बात है। तो इन्होंने क्या किया, देखो अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करते हैं, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पे इंडिगो का कल्टीवेशन करेंगे। समझ में आया? ये कल्टीवेशन यहाँ पे क्यों स्टार्ट हुआ? सबसे पहले देखो 13th सेंचुरी की बात है, मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करवा रहा हूँ। 13th सेंचुरी की बात है, इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, और यूरोप में बहुत ज़्यादा महँगा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है? लेकिन क्या होने लगा कि वहाँ पे कुछ किसी वजह से बैन कर दिया गया। वहाँ पे कुछ प्लांट आ गए, वुड प्लांट, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया वो आया। उसके बाद कुछ जगह वहाँ पे इंडिगो का खेती होने लगा, जिसके वजह से वहाँ पे बैन कर दिया गया। लेकिन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बनने लगे, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि भाई वहाँ के लोग जो हैं अब इंडिया पे डिपेंड होने लगे, चलो भाई मुझे प्लीज़ लागत दे दो यार, है ना? तो फिर जब ये चीज़ पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो क्या करने लगा मेरे भाई, आप समझते हो उस चीज़ को। तो अब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अब क्या डिसाइड किया कि भाई अब यहाँ पे इंडिगो का कल्टीवेशन होगा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 1878 में, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। 1878 में ओनली 30% ब्रिटिश इंडिगो कम फ्रॉम द इंडिया। अब देखो ब्रिटेन इंडिगो कम, अब देखो जब 1788 के बाद जाएंगे तो बस 30% ही यहाँ से जाया करता था, मतलब कि इंडिया के अंदर 30% ही मान के चलते हैं कि इंडिगो की खेती हुआ करती थी और उसको बाहर भेजा करता था। लेकिन भाई देखो 1810, कितने साल के फर्क पड़े, ज्यादा मुश्किल से आपका कितना हो गया भाई, 88-90, लगभग 20 से 25 साल के बीच के अंदर देखेंगे भाई 95% इंक्रीज कर दिया यहाँ पे प्रोडक्शन को। सोचो यार इस किसान के ऊपर कितना ज्यादा दबाव डाला गया होगा, कितनी जबरदस्ती उससे काम करवाएंगे भाई, डायरेक्ट कहाँ 30%, कहाँ 95% इंक्रीज होना, समझ सकते हो, आप इसे सोच सकते हैं। अब देखो इंडिगो बिकम वन ऑफ द मोस्ट पोर्टेबल एक्सपोर्ट क्रॉप इन इंडिया। अब जो इस समय फिर 1810 में क्या हुआ कि जो इंडिगो था बहुत ज्यादा फायदेमंद क्रॉप बन चुका है एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर में। अब यहाँ पे देखिए जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट, अब भाई यूरोपियन जो इन्वेस्टमेंट थे उन्होंने क्या किया, तो एज ट्रेड ग्रो कंपनी ऑफिशियल एंड कमर्शियल एजेंट बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो। जो कंपनी ऑफिशियल थे और जो कमर्शियल एजेंट है उन्होंने भी क्या स्टार्ट कर दिया भाई, इंडिगो का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से, मुझे नहीं करना ये जब, मुझे छोड़ो भाई, मैं जा रहा हूँ इंडिगो उगाऊंगा, उन्होंने रिजाइन कर दिया भाई। सोचो इसके कितनी ज्यादा डिमांड है, कितनी ज्यादा फायदा था, जिसके वजह से जो ऑफिशियल लोग थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, चलो भाई मुझे नहीं करनी है। फिर उन्होंने जॉब रिजाइन किया और उन्होंने क्या किया भाई, इंडिगो का मतलब कि इंडिगो का प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो स्कॉट्समैन है ना, इंग्लिशमैन कम टू इंडिया टू बिकम द प्लांटर। आपसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, ये देखो स्टार पॉइंट में लगा रहा हूँ कि जो स्कॉटमैन थे और इंग्लिशमैन थे वो इंडिया आए और इसको यहाँ पे क्या कहने लगा, प्लांटर। वो यहाँ पे क्या बन चुका, प्लांटर। अब इसी पे यहाँ पे कहानी चलेगा आगे। आपसे पूछा था बताओ प्लांटर्स कौन थे, ये कौन थे मेरे भाई, ये कहाँ से आए थे, जो इंग्लिशमैन थे और ये स्कॉट्समैन थे, दो इंडिया के अंदर आया था। इसको अब यहाँ पे क्या कहेगा, प्लांटर, इसका अब नाम पड़ गया प्लांटर। देखो दोज विदाउट कैपिटल रेवेन्यू लोन्स फ्रॉम द कंपनी बैंक एंड स्टार्टेड। देखो जिसके पास भाई कुछ पैसे वगैरह नहीं भी थे वो चलेगा बैंक, अरे भाई मुझे 1 लाख रुपए दे, भाई मुझे 5 लाख रुपए दे, मुझे भाई 10 लाख रुपए दो, मुझे क्या करना है, मुझे इंडिगो की खेती करनी है। तो इस टाइप से भाई अब इतना ज्यादा मतलब होता ना डिमांड बढ़ने लगा और सबको पता था भाई बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इससे। तो हर एक इंसान अपने अपने ऑफिस को छोड़ के, अपने जॉब को छोड़ के, अपना काम को छोड़ के इंडिगो 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 ही कहने लगा। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया। आप समझते हैं मेरे भाई, जब ये इंडिगो खेती स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर तो 2 सिस्टम बने यहाँ पे, एक बना आपका नीच सिस्टम, एक बना रॉयल्टी सिस्टम। ये 2 सिस्टम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है बताओ नीच सिस्टम क्या है, तो इंडिगो प्रोड्यूस ऑन लैंड डायरेक्टली कंट्रोल बाय, मैंने आपको बताया जो प्लांटर जो थे ये कहाँ से मेरे भाई, ये स्कॉट्समैन इंग्लिशमैन, ये आया था इंडिया में। तो जो डायरेक्ट इसके कंट्रोल में हुआ करता था उसको हम नीच सिस्टम कहते हैं। जो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है नीच सिस्टम क्या है, अब क्या बोलेंगे, ऐसा जमीन जहाँ पे इंडिगो की खेती हो रही है वो डायरेक्ट कंट्रोल किसके अंदर में हो मेरे भाई, प्लांटर के अंदर हो। भले ही यहाँ तो इसका खुद का जमीन हो या इन्होंने रेंट पे कर रखा हो, लेकिन उसका मालिक कौन होगा, उसका मालिक होगा प्लांटर। तो ये आपका कहलाता है नीज सिस्टम। और रॉयल्टी सिस्टम क्या है, इंडिगो कल्टीवेटर ऑन पेशेंट लैंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ कोई किसान वगैरह, किसी किसान वगैरह को क्या कहता था मेरे भाई, जमीन दे दिया जाता था किस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे। और इसी आपको कॉन्ट्रैक्ट को उस समय बुलाता सट्टा, उसी को क्या बुलाता सट्टा, ठीक है।
तो जो ये प्लांटर हुआ करते थे, ये प्लांटर देखो, एक तो जो इसके डायरेक्ट जो कंट्रोल में है उसको नीच सिस्टम कहते हैं, और जो इसके कंट्रोल में नहीं है, जो इसको कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया किसको, किसान वगैरह को, भाई तुम खेती करोगे और तुमसे हम इतने पैसे लेंगे, तो ये आपका कहलाता है रॉयल्टी सिस्टम। समझ में आया? तो नीच सिस्टम है ना रॉयल्टी सिस्टम। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो। फिर भी थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं आप। तो नीच सिस्टम मैंने आपको बताया कि जो प्लांटर ग्रो क्या करते थे, या इसका खुद का लैंड होता था या ये रेंट पे लिया करते थे, और ये क्या करते हैं मेरे भाई, ये लेबर को हायर क्या करते थे, ये ठीक है। ये इसको कहते हैं नीच कल्टीवेशन सिस्टम। लेकिन इसमें इन्होंने क्या क्या फेस किया प्रॉब्लम मेरे भाई। एक तो उन्होंने फेस किया कि भाई यहाँ पे जो बंगाल वगैरह में थे, तो वहाँ पे लैंड फर्टाइल कम था, फर्टिलिटी। देखो कुछ वहाँ पे जगह तो बहुत, अब ये जो इंडिगो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा जगह में ये किया जाता है, मतलब इसके लिए लार्ज एरिया चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या था मेरे भाई, स्मॉल स्केल छोटा छोटा जगह हुआ करते थे, क्योंकि जो जो बंगाल वगैरह था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेंस था, ठीक है। ये आपको समझ में, ये सबसे बड़ा टेंशन ये था। और दूसरी बात टेंशन ये थी भाई, इसके लिए भाई आप लार्ज जगह चाहिए, है ना, जमीन ज्यादा चाहिए। तो अब इतने में खेती करोगे तो भाई आपको जाहिर सी बात है आपको क्या चाहिए भाई, लेबर भी ज्यादा चाहिए। लेकिन उसी समय क्या हुआ करता था मेरे भाई, राइस वगैरह का भी खेती सीजन हुआ करता है, तो उस समय जो लेबर वगैरह हुआ करता है वो धान चावल गेहूं काटने चले जाया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ लेबर की भी कहीं ना कहीं कमी होने लगी। अब प्लव और बैल के भाई, अब ज्यादा खेती है तो उसमें भाई आपको बैल प्लव मतलब जो होता है हॉल जोतना, अब तो भाई ट्रैक्टर आ चुके हैं, तो हल जोतने के लिए आपको प्लव चाहिए। उसके लिए भाई आपको पता है कि ये आपका, देखो ये आपका खेती है, इसमें बहुत ज्यादा ये आपका मान लेते हैं हल है, और ये 2 बैल है भाई, कहीं आपको बैल भी ज्यादा चाहिए। इसके लिए उसके बाद पैसे नहीं भाई, क्योंकि भाई अब ज्यादा खेती करोगे तो ज्यादा हल खरीदना होगा, ज्यादा आपको बैल वगैरह खरीदना हुआ करते थे, जिसको ऑक्स बोला जाता है, वो सारा चीज इसके पास कम होने लगे। तो इन्होंने फिर क्या किया मेरे भाई, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि नीच कल्टीवेशन कुड नॉट एक्सपेंड, ये एक्सपेंड नहीं कर सके, कहाँ 25% से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सके। तो ये मोस्ट प्रोडक्शन शिफ्टेड टू, उसका जो जितने भी इसके जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो उसका एम था उसको इन्होंने नीच सिस्टम से शिफ्ट कहाँ कर दिया था, रॉयल्टी सिस्टम में कर दिया था। क्योंकि रीजन मैंने आपको बताया, ये कुछ रीजन थे इसके, ठीक है। बहुत ज्यादा जमीन चाहिए था, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए था, ये सारा काम ये कैसे करे भाई। आप देखें, आते हैं रॉयल्टी सिस्टम क्या था, इसको समझते हैं। और इसी को बोला जाता है रेतवारी इंडिगो सिस्टम। आप कंफ्यूज ना होना, अगर रेतवारी इंडिगो सिस्टम बोले तो ये भी लगभग सेम है। तो इसमें थोड़ा समझते हैं क्या है। जो प्लांटर था वो पेशेंट को फोर्स से क्या करते थे भाई, साइन कॉन्ट्रैक्ट, आओ तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम साइन करो, सट्टा जिसको बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सट्टा। तो देखो कुछ वहाँ पे जो विलेज के जो हेडमैन हुआ करते उसको प्रेशर क्या करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ, इस सिस्टम के बिहाफ पे उसे फोर्स से क्या करते, तुम यहाँ के हेड हो और तुमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है, तुमको इस सट्टा पे साइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रहे थे रिसीव केस एडवांस है। और जो जो किसान हुआ करता था, सिंपल मैं आपको एक चीज मैं आपको समझा, चलो इसको छोड़ो बाद में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका हो गया मेरे भाई क्या है, प्लांटर है ना, प्लांटर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कौन था ये। तो ये प्लांटर हो गया, और ये आपका होगा किसान, जिसको क्या बोला जाता है, रैयत से बोलते हैं। तो इसमें देखो रॉयल्टी सिस्टम में सिंपल क्या था, सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आई होप कि आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये जबरदस्ती इसको इससे साइन करवाया करते थे, और इसको जबरदस्ती इसको कुछ एडवांस से पैसे वगैरह दिया करते थे, ठीक है। एडवांस इसको कुछ कैश दे दिया करते थे कि चलो भाई ये तुम्हारे पैसे हैं और तुम इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तुमको करना क्या है, तुम्हारा बस देखो 2 काम, एक तो सबसे जबरदस्ती इससे साइन करवाया करते, तो कुछ इसको एडवांस में कुछ अपने मन से जितना दिल होता था पैसा देते, 2 काम वो करता था। और उसके रिटर्निंग में ये क्या लिया करता, अभी समझते हैं ये काम किया इसने। अब इसको इसका क्या काम होता था मेरे भाई, इसका काम होता था कि तुम्हारे पास, इसको कहता था तुम्हारे पास जितना भी जमीन है, तुम उसके 25% में तुम क्या करोगे, इंडिगो की खेती करोगे। समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं, तुम्हारे पास जितना जमीन है, तुम उसका मान लेते हैं किसी के पास अगर 100 बीघा जमीन है, तो उसमें से 25 बीघा जमीन में वो इंडिगो की खेती कर सकता है। ये इसका मेन मोटिव था, ठीक। अब यहाँ पे और ये देखो, ये तो साइन करवाया, कैश दिया, और साथ के साथ ये क्या करता था भाई, जो सीड वगैरह होता है, जो ड्रिल्स वगैरह होता है, वो भी कौन दिया करता था, वो प्लांटर दिया करता था। लेकिन जो जमीन वगैरह, अब इसका खेती क्या, इसका काम क्या था रैयत का, जो जमीन को प्रिपेयर करना, उसको उसमें बोना है ना, जमीन वगैरह बना मतलब खेती वगैरह करना, उसका काम किसका होता था, रॉयल्टी का। आपसे पूछा जाता है यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि मेरे भाई बताओ कि सीड ड्रिल वगैरह जो था वो कौन सप्लाई क्या करता है, वो प्लांटर सप्लाई क्या करता था, ठीक है, ये हो गया। और इसका जो मेन मतलब कि क्या मोटिव, तो ये मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता था, इसमें कहा जाता था भाई तुम इंडिगो उगाओगे, इंडिगो तुम खेती करोगे कितना, 25% लेने में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बना। और यहाँ पे क्या होता था मेरे भाई, इसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता था साइन, किसको, जो किसान वगैरह है, जो हेडमैन है, उसको जबरदस्ती उसको वो मतलब बोला जाता है भाई तुम्हें साइन करना, तुम्हें इतना कैश मिला और तुम्हें इंडिगो की खेती करनी है 25% में, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच लेना।
अब देखते हैं इसके साथ भाई बिल्कुल ज़बरदस्ती जहाँ भी होता है वहाँ पे प्रॉब्लम तो होता ही होता है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम अब तो अब मतलब जो जब हार्वेस्ट हुआ करता है, जो पेशेंट है टेकन न्यू लोन, अब इसमें मेन बात क्या था कि ऐसा नहीं कि 1 ही साल के लिए भाई, ये जो आप अगर तुम एक बार तुम यहाँ पे कैश ले लिए इससे, एक बार अगर तुम इस बंदे से कैश ले लिए हो, तो ऐसा नहीं कि बस तुम एक 1 साल 1 सीज़न की बात है, नहीं। अगर ये सीज़न कंप्लीट हुआ तो फिर तुम जाओ दूसरी बार जाओ उसके पास, फिर दूसरा बार तुम उससे कैश लो, फिर दूसरा बार तुम्हें हर साल खेती करनी होगी। ये कंडीशन बना रखा भाई, कि ये कंडीशन बना रखा तुम्हें हर साल खेती करनी है, अगर तुम नहीं करते हो खेती तुम्हारे साथ ये वो हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये साइक्लिक है, मतलब ये जो है ना, जो ये लोन का सिस्टम था, ये जो रैयत का सिस्टम था, ये एक मतलब कि साइकिल में फँस चुके थे किसान वगैरह। और चलो भाई अगर ठीक है इतना भी ये भी ठीक है, चलो मैं इस चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यार सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान क्या होता था कि जिस ज़मीन पे ये 25% में जो ज़मीन हुआ करते थे, यहाँ पे अगर ये खेती इंडिगो का कर दिए, तो फिर इसके अंदर आप किसी भी राइस वगैरह का मतलब कि खेती वगैरह आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस ज़मीन को बंजर बना देता है। तो ये मेन नुकसान था इसका। अब देखो प्लांट जो प्लांट रहते हैं मेरे भाई, वो एक तो लोन तो पता है भाई पैसे तो बहुत कम देंगे। पहला पहला मसला देखो, प्रॉब्लम याद रखना, सबसे पहले आपको हर साल के बाद न्यू आपको लोन लेना पड़ेगा। दूसरा क्या दिक्कत था भाई, जो प्लांटर था वो उसको कम पैसा दिया करते थे। और तीसरा क्या था भाई कि ये जो किसान के लिए था भाई, वो ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं होने लगा। और जो इंडिगो था मेरे भाई, उसका जो डीप था, सॉरी रूट था वो डीप हुआ करता था, जिसके वजह से उसका जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह था उसको वो सोख लिया करते थे। और जहाँ पे क्या होता था भाई, दूसरा खेती वहाँ पे आप नहीं कर सकते। आफ्टर इंडिगो लैंड बिकम अनसुटेबल फॉर राइस, जो लैंड था वो चावल के लिए अनसुटेबल हो गया, ठीक है। प्लांटर फोर्स से आप देखो, प्लांटर भाई जबरदस्ती फोर्स से क्या करता था, बेस्ट फर्टिलिटी लैंड वो लिया करते थे। तो अब भाई अब इसको मान लेते 100 बीघा था, उसमें 25 बीघा इस बार किया, और अगले बार मजबूरी में बेचारा को इस 25 बीघा में खेती इंडिगो का करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये सारा दिक्कत आने लगा। फिर भाई अब दिक्कत आने लगा तो आप देखो उसका रिजल्ट क्या निकला। अब देखो पेशेंट जो जो किसान वगैरह थे, वो एक ट्रैप पे फँस चुके थे भाई, है ना? वो कहीं न कहीं उससे ज़बरदस्ती काम क्या करवाया जा रहा था। तो ये लेटर ऑन देखो ये अब रिज़ल्ट फिर क्या निकलेगा? रिज़ल्ट निकलेगा रिबेल। आप किसी को बहुत ज़्यादा अगर दबाओगे, तो फिर क्या होगा मेरे भाई, इंसान कब तक बर्दाश्त करे किसी का हाँ ना? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप लिमिट से ज़्यादा अगर किसी को परेशान करोगे, कहीं न कहीं वो आवाज़ उठाएगा। फिर इन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर आया आपका इंडिगो रिबेलियन। तो अब इसी को समझते हैं इंडिगो रिबेलियन क्या था। चलिए, तो आप देखो इसकी शुरुआत तो मैंने आपको ऑलरेडी सब चीज़ बता रखा है कि इसकी शुरुआत हुई थी, आपको डेट याद रखना है, मार्च 1859 में हुई थी। भाई किसके थ्रू हुआ था? थाउज़ेंड ऑफ जो किसान वगैरह थे, वो बंगाल के अंदर क्या करने लगे भाई? कल्टीवेशन करने से इनकार करने लगे। इन्होंने रेंट वगैरह स्टॉप पेइंग रेंट, प्लांटर एंड अटैक, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह बनाया था उसको उस पे अटैक वगैरह करने लगा, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है बताओ इसमें से कौन से मतलब कि रिबेलियन में क्या लिया था मेरे भाई? रिवोल्ट में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, वो आपका था ब्लू रिबेलियन है। इसी को इंडिगो रिवोल्ट भी कहा जाता है। देखो ये इन्होंने भी मतलब जो भी क्या बोलते हैं भाई, ओमेन वगैरह थे, और वो भी इसमें पार्टिसिपेट, उन्होंने भाई जो भी पोर्ट से था, पेन से था, जो भी था, किचन टूल से आए, चम्मच आ रहा बेटे मारो चम्मच से, अरे मारो इससे पटका, ये पेन से मारो, पोर्ट से मारो, जो था भाई सिलोट से मारो, लोरिया से मारो, क्या समझ क्या भाई, देख रहे हो ना, जो भी था दिक्ची से या क्या क्या बोलते हैं कुकर से, जो भी था उस समय वो सब उठा उठा बाल्टी से जो भी आ रहा था, दो मजा आ रहा था, समझ लो। मजा नहीं आया था, उसको फील करो यार कितना मजबूर होकर ये काम उन्होंने किया है ना, अदरवाइज ऐसे तो नहीं करते हमारे इंडिया के लोग। लेकिन मजबूर थे हमारे इंडियन के वोमेन मैन सब मजबूर हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा। तो समझ में आया? तो इसके अंदर सबको बस जहाँ पे फैक्ट्री देखा उसको आग लगा दो, जहाँ पे ब्रिटिश दिखाए मारो दिक्ची से, मारो इससे, मारो कुकर से, तो मार पीट एकदम मार पीट के भगा दिया करता था। अब देखो जो वर्कर्स और प्लांटर, जो भी प्लांटर का जो भी वर्कर्स था उसको बाइकआउट करने लगे ये। जैसे देखो अंडर गोमातास, ये देखो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा था गोमातास कौन है? एजेंट हु कलेक्ट रेंट, ऐसा एजेंट था जो कि रेंट को कलेक्ट ही क्या करते थे, उसको हम क्या कहते हैं? गोमातास कहते हैं। एक चीज आपसे पूछा जाता है कि लठियास कौन थे? लठियास कौन थे भाई? प्लांटर आर्मी मैन, जो प्लांटर का आर्मी मैन था उसको लठियास कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि क्या क्या काउज, वही मैंने बताया भाई इंडिगो का बहुत ज्यादा ये होने लगा, ये सारा काउज ऑलरेडी मैंने बता दिया, इससे आप एक बार आप पढ़ सकते हो। देवर एंग्री प्लांटर एंड द फोर्स, है ना, ये आप समझ सकते हैं, ऑलरेडी बता दिया। अब इसका देखो, अब ये चीज जब होने लगा रिबिलियन, तो इनका अब कुछ लोग आए भाई, चलो ठीक है, अभी कंप्लेन भी जाएगा ब्रिटिश में, क्योंकि भाई ब्रिटिश को तो इस सब के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। तो ब्रिटिश के बाद जब कंप्लेन गया, तो इन्होंने उसके सिस्टम पे थोड़ा सा क्या क्या भाई बिलीव किया है। चलो ठीक है, देखते हैं यार वो लोग क्या करते हैं। थोड़ा सा इन्होंने मतलब उसको था थामा, चलो आराम आराम से, ठीक है। और उससे पहले क्या हो चुका था
देखो ये थोड़ी सी बात हो रही है बात की, लेकिन उससे जस्ट पहले हो चुका है मेरे भाई 1857 का रिवोल्ट। उसके जस्ट बाद ये रिवोल्ट हुआ 1857, बहुत खतरनाक, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जस्ट, है ना। इसके एक या दो चैप्टर बाद है रिवोल्ट 1857 था। इसके अंदर बहुत खतरनाक रिवोल्ट हुआ था, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश लोग ऑलरेडी डरे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया भाई, ब्रिटिश इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगा। तो इसमें दो तीन आपको नाम याद रखना है। जो जो गवर्नर थे कौन थे भाई, ल्यूटिनेंट टूर द डिजाइन विंटर। देखो यहाँ पे डिजाइन इन्होंने क्या, विंटर 1817 सीन एज द साइन एंड सिंपैथी। वो देखो यहाँ पे टूर टूर वगैरह के मतलब सिंपली मान कर चलो कि इंडिया के अंदर आए वो, और उन्होंने कहा कि भाई आपको टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा सिंपैथी उन्होंने जाहिर किया। अब देखो यहाँ पे एक आपको नाम आता है मेरे भाई, मजिस्ट्रेट थे कौन है, असली एडेन। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब कोई भी फोर्स नहीं करेगा आपके ऊपर। जो ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश का काम हो रहा था, आपको ये नाम याद रखना है, अशले एडेन। इन्होंने क्या अनाउंस किया कि अब आपको इंडिगो की खेती करने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। अब क्वीन विक्टोरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्डर दे दिया अगेंस्ट इंडिगो कि अब इंडिगो की खेती नहीं होगी जबरदस्ती, ठीक है। तो ये तीन नाम है आपको कि देखो ये चीज सबसे पूछा जाता है। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, ये जस्ट हुआ था 1857 रिवोल्ट के बाद। इसमें ये जो थे मेरे भाई, इन्होंने सपोर्ट किया, ये सिंपैथी जताए, और क्वीन विक्टोरिया इसके अंदर ऑर्डर जाहिर किया कि अब इंडिगो की खेती नहीं होगी। अब देखो जो सपोर्ट, आप देखो यहाँ पे कुछ सपोर्ट वगैरह उसको मिला, आपको नाम याद रखना। जो इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता, जो कि विजिट कहाँ से भाई, इंडिगो ग्रोइंग एरिया में आए, उन्होंने यहाँ पे कुछ ये सारी चीजें उन्होंने लिखा। इसको आप याद कर लो, अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है भाई कहाँ से आए थे, तो कलकत्ता से आए थे। आइए देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसके खिलाफ क्या रिस्पॉन्स था भाई। द गवर्नमेंट सेंट मिलिट्री फोर्स टू प्रोटेक्ट प्लांटर। अब देखो, अब भाई मैंने आपको क्या बताया, जो प्लांटर था उसकी कुटाई हो रही थी, उसकी क्या हो रही थी, कुटाई, है ना। लेडीज वगैरह जो भी थे, वुमेन थे भाई, कोई मटका से मार रही है, तो कोई क्या बोलते हैं उसको, डिक्की से मार रही है, तो कोई किसी जो उसको मिला उससे मारे जा रही है। तो भाई अब जो जो मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने मिलिट्री फोर्स से बचा ताकि प्लांटर को एटलीस्ट बचा सके भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा कुटाई हो रही थी यहाँ पे। उसके बाद देखो सेटअप द इंडिगो, आपसे पूछा जाता है इंडिगो कमीशन कब बनाया गया था, सेटअप किया गया था किसका, इंडिगो कमीशन का यहाँ पे सेटअप किया गया है। और ये बनाया गया था मेरे भाई 1860 में बनाया गया है। और ये कमीशन क्यों बनाया गया था, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंडिगो सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिस्टम बनाया गया था। और जब ये इन्वेस्टिगेट किया गया तो इन्होंने पाया, इन्होंने देखा कि हाँ, इन्होंने गिल्टी फील किया, अच्छा हाँ ये चीज ये बहुत खराब था यार, है ना, ये चीज सही नहीं है। और इंडिगो कल्टिवेटर नॉट प्रॉफिटेबल, ये जो इसके लिए जो किसान वगैरह थे उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। ये किसने पाया, ये इंडिगो कमीशन ने पाया, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इन्होंने ब्रिटिश मतलब जो कमीशन था, इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि मस्ट है, मतलब कि इसको हटा दिया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन अभी क्या करना आपको भाई, बहुत चालाक लोग था ये भाई, इसको फायदा भाई समझो, फायदा इसको बस फायदा से मतलब है। लेकिन इसने कहा भाई नेक्स्ट साल से आपको आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, लेकिन आप इतना सा कर लीजिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि आप ऐसा कीजिए कि इस साल का जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है प्लीज उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आपके ऊपर कोई भी फोर्स वगैरह नहीं किया जाएगा। तो ये चीज इन्होंने कहा। तो आपसे पूछा जाता है इन्होंने क्या सजेस्ट किया, ये दो चीज उन्होंने सजेस्ट किया था, किसने, इंडिगो कमीशन ने। आइए आप देखते हैं कि इसके मतलब, है ना, किसने आवाज उठाया था। एक आपको बस इसमें नाम याद रखना, अदरवाइज से कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। जो हदजी मुल्ला जी थे, इन्होंने इसके खिलाफ मतलब कि आवाज उठाया था कि भाई कि इंडिगो कल्टिवेटर 1860 में इन्होंने आवाज उठाई थी। ये नाम आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में इसके बाद क्या हुआ भाई, रिबेलियन के बाद क्या हुआ। तो जो बंगाल इंडिगो प्रोडक्शन जो था बंगाल के अंदर, वो कॉलेज पे कर गया, है ना, आफ्टर रिवोल्ट के बाद। फिर जो प्लांटर शिफ्टेड, आपसे पूछा जाता है कि बताओ जब इंडिगो का खेती बंगाल के अंदर कॉलेज से कर गया, जो ये प्लांटर था यहाँ से कुटाई होने के बाद ये कहाँ गया था, तो ये गया था भाई बिहार में। क्या लगता है बिहार के लोग छोड़ेंगे इसको, अरे नहीं, बिहार के लोग तो और कूटे थे भाई, है ना। लेकिन बिहार के समय में गांधी जी आ चुके थे तो मार इससे नहीं लगा था। लेकिन इस समय बहुत खतरनाक वाला कुटाई हो गया था इसका यहाँ पे। लेकिन भाई ये सुधरने वाले कहाँ थे, इसको तो फायदा चाहिए था। तो ये बंगाल साहब से पूछा जाता है कि बंगाल के बाद ये प्लांटर लोग कहाँ चले गए कुटाई करवाने के लिए, मतलब बंगाल में कुटाई होने के बाद कहाँ गया, तो बिहार गया था यार। समझ में आया, तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप देखेंगे लेट 9th सेंचुरी डाई डिस्कवर इंडिगो। अब यहाँ पे अगर देखा जाएंगे जो 19th सेंचुरी में था उस सिंथेटिक डाई का आपसे पूछा जाता है कौन सा डाई का, जो सिंथेटिक डाई में मतलब मैन मेड डाई का डिस्कवर हो चुका था। और जिसके वजह से क्या होने लगा मेरे भाई, यूरोप के अंदर भी जो इंडिगो का बिजनेस था वो डिक्रीज कम होने लगा। क्यों भाई, अब सिंथेटिक अब क्या जरूरत थी भाई, अब ऑलरेडी उसको बना बनाया सब चीज मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर इंडिगो की खेती अब कम होने लगी थी। तो यहाँ पे फिर भी क्या होने लगा भाई, यार प्लांटर कंटिन्यू प्रोडक्शन सम, फिर भी यहाँ पे जो प्लांटर भाई उसको अब आदत से हो चुकी थी, तो कुछ साल तक यहाँ पे कंटिन्यू रखे। लेकिन अब क्या हुआ, चंपारण मूवमेंट आ जाता है। तो ये अब देखो इंडिया के
बंगाल से चला गया बिहार, बिहार में आता चंपारण, तो वहाँ पे ये खेती करवाने लगे थे। तो लेकिन जब वहाँ पे जबरदस्ती उसने किया, तो उस समय जब मतलब कि बिहार गया था 1857 सॉरी 1917 की बात है, तो महात्मा गांधी आ चुके थे। कहाँ से? अब महात्मा गांधी का यहाँ पे एंट्री होगा। तो आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताओ महात्मा गांधी कौन से मूवमेंट में थे? तो आपको क्या बोलेंगे? चंपारण मूवमेंट में थे। उस समय ये कहाँ से आए थे? उस समय ये अफ्रीका से आए थे। आपको पता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। तो बिहार पे जो बिहार के कुछ किसान वगैरह थे, इन्होंने इनवाइट किया था किसको? महात्मा गांधी को, प्लीज आइए हमारा इंडिगो का कंडीशन देखिए यहाँ पे। क्योंकि इन्होंने सुन रखा था भाई कि साउथ अफ्रीका से पढ़ के वकालत, वकील थे भाई, तो वकील का वकालत करके आए हैं, तो क्योंकि वहाँ पे साउथ अफ्रीका में बहुत ही बेहतरीन काम किए थे महात्मा गांधी, तो उन्होंने सुन रखा था अच्छा महात्मा गांधी जी तो ये है, मतलब इतना अच्छा काम करके आए हैं, तो उन्होंने इसलिए इन्वाइट किया था। अब देखो गांधी जी विजिट किए चंपारण। आपसे पूछा जाता है गांधी जी चंपारण कब गए थे? आपको क्या बोलना है? 1917 में गया था। जैसे ही वहां पे गए तो किसी को मार्क करता भाई, चंपारण मूवमेंट का बिगिनिंग होता है गांधी जी के जाते ही। मेजर पेशेंट प्रोटेक्ट, तो वहाँ पे जो मेजर पेशेंट मतलब किसान वगैरह हुआ करते थे, वो ऑलरेडी अगेंस्ट मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके खिलाफ? इंडिगो के खिलाफ। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी चंपारण मूवमेंट को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पता रखना है इसके बारे में कि ये हुआ था कहाँ? बिहार में हुआ था। और इस समय में चंपारण मूवमेंट में कौन साथ था मेरे भाई? महात्मा गांधी साहब साथ थे। ये चंपारण कब गए थे? 1917 में गए थे। इनके जाते ही क्या हुआ था भाई? बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और ऑलरेडी वहाँ पे जो किसान वगैरह थे, वो प्लांटिंग के खिलाफ वहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप देखो यहाँ पे कुछ ये इंपोर्टेंट नाम है, ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट। जो हॉल्ट थे उन्होंने क्या किया? जो महलवारी और थॉमस मुन्नो या अलेक्जेंडर, इसमें से कोई एक नाम आपको गिवन हो सकता है, इन्होंने रॉयल्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। शाह आलम सेकंड दीवानी राइट कंपनी को किसने दिया था? शाह आलम सेकंड ने दिया था। और देखो यहाँ पे गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 में गए थे। और क्वीन विक्टोरिया ने क्या था भाई? इंडिगो के खिलाफ इन्होंने कहा था चलिए ठीक है, अब इंडिगो करने की कोई जरूरत नहीं। ये सारी चीजें हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा यार, है ना? मैंने कोशिश की है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको कहानी में मैंने सोचा था बस इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊं, लेकिन आप लोगों की वजह से मैंने सोचा चलो तो डिटेली बना देते हैं अच्छे तरीके से। तो आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो? प्लीज आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट जरूर कीजिए मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर किया कीजिए मेरे भाई, ठीक है? अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जिस बच्चे को भी अगर इसकी देखो ये पीडीएफ आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, मतलब उसमें से ये सारी चीज़ मैं हड़प कर दूंगा, ये सारा आपको साफ सुथरा एकदम मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ, जिस बच्चे को भी चाहिए, उसके लिए बस आपको 49 रुपीज़ पे करने होंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पीडीएफ, इसमें आपको कंप्लीट मैं एसएसटी का कंप्लीट पीडीएफ दूंगा, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सारे के सारे पार्ट जितने भी आपको 21 चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 21 चैप्टर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कितने में? 21 में मिलेगा 49। आप देखेंगे तो आपको 2 रुपया भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे, अपना नाम बताएंगे, अपना क्लास बताएंगे, वो क्या कौन सी पीडीएफ चाहिए मुझे वो बताएंगे, मैं आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके भाई। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है? सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए। चलिए फिर ओके, थैंक यू।